हेलो। Am I audible now? Huh. So I am Vasu Jain. I have appeared for interview this time. Last time also I have appeared for interview, and I have been selected as assistant commandant in CAPF. So if you have any questions to ask about prelims, mains, या interview, anything you can ask me. अभी जैसे prelims approach कर रहा है, it's only 35 days. So how should we prepare? How should we go about it? We can discuss that thing. तो if you have any questions, we can discuss that. हम उस पर बात कर सकते हैं, प्री के बारे में बात कर सकते हैं. किसी को कुछ पूछना हो तो they can unmute themselves and ask. PT 360 was useful. So उज्जवल, from where are you doing current affairs? आपने करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर फॉलो करा है क्या? देखो, जब हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं ना, तो करंट अफेयर हम दो तरीके से करते हैं. या तो एक एक ऐसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डेली करते हैं, मैं डेली वाला हूँ. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो महीने की पीटी से 365 उठाएंगे और वो कर लेंगे. तो अगर आपने डेली करा है तो 365 मत करो, बट अगर आपने नहीं करा देन 365 इज गुड. So prelims based current good, but mains level not so. Can go vision IAS 365 not regular. uh, मेरे को आपका क्वेश्चन क्वेश्चन समझ नहीं आया. ये जो आपने लिखा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर अच्छे से हो गया है बट मेंस का नहीं हुआ है, तो क्या विजन आईएएस की 365 मेंस कर लें? बट
अब जैसे हम मेंस की बात कर रहे हैं ना, तो विजन की जो मेंस की आती है उसमें से कुछ बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती है। तो अगर आप GS2 GS3 की बात करो, तो उसमें मेंस का विजन के 365 में वो मेंस परस्पेक्टिव से बहुत अच्छी होती है। तो 2 3 पर्टिकुलरली अगर आप विजन से उससे करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दैट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय अदर सोर्सेज ऑल्सो। मतलब बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, बेस के ऊपर ही विजन 365 कर पाओगे, तो वो मैं आपको बोलूंगा। और टू और GS2 और GS3 अगर आप देखोगे ना, तो वो ज्यादातर करंट बेस्ड ही रहता है। तो इसलिए इन दैट केस दैट इज अ गुड सोर्स। मतलब मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने क्लियर करा है, जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया है, दे हैव डन दिस थिंग ओनली, कि उन्होंने विजन 365 कंप्लीट करके ही करा है। हाँ मनीष। हाँ मनीष, आपने हाथ उठाया, यू हैव रेज्ड योर हैंड। शुड बी मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर? वो तो बनाने ही चाहिए। देखो, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हुआ, चाहे कोई बुक हुई, अगर आप उससे नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर उसका रिवीजन कैसे करोगे? और विदाउट रिवीजन तो आप भूल ही जाओगे ना चीजें ज्यादातर। तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इट्स एडवाइजेबल, इट्स वेरी मच हाईली एडवाइजेबल कि आप उसके नोट्स बनाओ। तो मैं जैसे अखबार पढ़ता हूँ, मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं डेली उसके नोट्स बनाता हूँ। तो नोट्स तो बनाने ही चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए लगता है कि यार टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है। बट ये देखो ना, आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ा, बट पेपर में अगर आपको याद ही नहीं आ पा रहा है, तो क्या फायदा? राइट? आपको एट द एंड ऑफ द डे पेपर क्लियर करना है ना, तो नोट्स तो जरूर बनाओ। इफ यू वांट, मैं आपको अपने नोट्स दिखा सकता हूँ, जैसे जो मैंने नोट्स बनाए हैं। सर, अगर आप इसमें स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दे तो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। स्क्रीन शेयरिंग इसमें दिखा रहा है कि ऑफ कर रखी है। अनुजा पूछ रही है, सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम रिवाइजिंग मंथली मैगजीन्स। अनुजा, तो देखो, मैं मंथली मैगजीन ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं कि मंथली मैगजीन जैसे पढ़ी उसमें हाईलाइट करेंगे, एंड देन जितने भी उन्हें पढ़ना होता है, जैसे 3 4 जितनी मैगजीन उन्हें पढ़ने वो पढ़ेंगे। देन वो उठाएंगे शाम को, वो पढ़ेंगे उन्होंने आज क्या क्या पढ़ा है, या महीने के एंड में दे विल कीप 2 3 डेज फॉर रिवीजन, तब वो पढ़ेंगे। तो इन दैट वे वो रिवाइज करते हैं। और जब, जैसे मेंस का मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने क्या करा था, उसने मंथली मैगजीन पढ़ी, जो जो इंपॉर्टेंट था हाईलाइट करा। ठीक है, जब 2 3 मैगजीन्स हो गई, तब उसने रिवीजन के लिए दोबारा उठाई, तो हाईलाइट कर रखा था, सिर्फ हाईलाइट जो सिर्फ पार्ट हाईलाइट कर रखा था वो पढ़ा। राइट? अब इन दैट रीडिंग उसने उसमें जो हाईलाइट कर रखा था ना, क्योंकि मेंस के लिए पढ़ रहा है वो, उसके जो उसके भी छोटे छोटे नोट्स उसने लिख लिए। जैसे मान लो अगर वो पढ़ रहा है लैंड डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन कंसेप्ट क्या, डेफिनेशन क्या है, क्या कहाँ कहाँ पे कन्वेंशन हुए हैं, कुछ फैक्ट्स हो गए, वो सब उसने हाईलाइट कर लिए। अब बाद में जब वो उसने उसके नोट्स बनाए फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, तो कीवर्ड्स, अच्छा COP14, दिल्ली, पेरिस फॉरेस्ट, पेरिस पीस 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 फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख लिए। तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। ये मेरे को नहीं पता या फिर कितना रेलेवेंट हो, जैसे अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं, दीज आर। हाँ, तो जैसे ये मैंने डेली मेरे नोट्स मैं बनाता हूँ। और फिर जब मेरा PE का था, तो मैंने, हाँ ये, तो मैंने मेन मेन चीजें ऐसे क्लब कर ली, फैक्चुअल चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो मतलब सिर्फ फैक्चुअल चीजें हैं। हांगकांग कन्वेंशन किस लिए, शिप रिसाइकलिंग, केप टाउन एग्रीमेंट किस लिए, ये सब आप भी कर दोगे तो एक जगह कंसोलिडेट करिए, ताकि इधर उधर पेज पलटने ना पड़े। तो इसी तरह से हो सके तो मंथली मैगजीन ऐसे ही करो, जो मेन मेन चीजें हैं उसमें उसमें लिखी रहने दो। तो छोटी छोटी चीजें हो गई ना, फैक्चुअल बेसिस, उनका आप कहीं पे लिख लो, क्योंकि सारे तो रेलेवेंट होते नहीं है। सर, ड्यूरिंग मॉक टेस्ट और
एंड मोमेंट हाउ टू क्विकली रिवाइज द करंट अफेयर्स और डेट्स देयर आर डिफरेंट। बच्चे यही चीज जो मैंने अभी आपको दिखाई ना, तो जब तक आप इन्हें एक जगह नहीं लिखोगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पे रहेगा ना, जैसे कुछ मंथली मंथली मैगजीन हो गई, वो भी 5-6 हो गई, अब हर एक के एंड में फैक्चुअल नॉलेज रहेगी, तो वो मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। एक जगह कंपाइल कर लो, रिपोर्ट सारी एक जगह लिख लो, वो एक जगह लिख लो। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, मैंने अपने में ऐसे ही करा है। यहाँ पे आपको ज्यादातर स्कीम्स के बारे में मिलेगा, ये मैंने एनवायरनमेंट का सेक्शन बनाया है, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट की चीजें मिलेंगी ज्यादातर, ये जनरल हो जाएंगी, फैक्चुअल चीजें, एक एक वर्ड, स्ट्राइड क्या है, ब्लैक गोल्ड क्या है, किसके किसके साथ है, ऐसे। तो ये वाला पूरा एरिया मैंने कोविड को डेडिकेट करा था कि कोविड से रिलेटेड क्या क्या छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। तो ऐसे जब एक जगह रहेगी ना चीजें, तो याद करने में रिलेटिवली आसान रहेगा, क्योंकि यू कैन कनेक्ट विद दैट। अच्छा, अगर ग्लोबल वेज रिपोर्ट आईएलओ की है, तो फिर लेबर रिपोर्ट किसकी है, ऐसे। तो उज्जवल, अनुजा, शुभम, जो आपको जो डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, या कुछ फायदा हो रहा है? Yes, sir. तो और बताइए, मतलब प्री के लिए कुछ पूछना हो, जैसे अभी प्री आ रहा है ना, तो आई वुड से इस टाइम पे योर फोकस शुड बी टू थिंग्स, फर्स्ट इज मॉक टेस्ट एंड सेकंड इज रिवीजन। तो अगर मैं आपको अपना दिखाऊं, जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरे को, मेरा ये है कि मेरे को ऑलमोस्ट रोज एक मॉक टेस्ट देना है। तो ऐसे मैंने अपनी आंसर शीट मतलब बनाई है। तो व्हाट आई डू, जैसे आंसर लिखे, तो उसमें आई वुड से एनालिसिस पे बहुत अच्छा ध्यान दो, मतलब एनालिसिस को टाइम दो। जितना ज्यादा आप उसको एनालाइज करने में टाइम दोगे ना, उतना फायदा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं 3 रीडिंग में अपना पेपर कंप्लीट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पहले हर एक रीडिंग में मैंने कितने अटेम्प्ट करे। जैसे फर्स्ट रीडिंग में 74 अटेम्प्ट करे, सेकंड में 95, थर्ड में इतने, और देखते हो उसमें क्या प्लस माइनस रहा, मतलब नेगेटिव तो नहीं जा रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना फायदा हो रहा है। जैसे थर्ड रीडिंग जनरली होती है एक्सेस, जो नहीं आते फिर भी तुक्का मार रहा हूँ मैं, तो उसमें नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। देन आई सी कि मेरे जो गलत हो रहे हैं, गलत क्यों हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन की कमी है, रिवीजन नहीं करा है, एनालिसिस गलत हुआ है, ब्लंडर मतलब ए का बी मार दिया, या नोट नहीं पढ़ा, वैसा। तो इन चीजों पे आप ध्यान दो, तो जितना डिटेल्ड आपका एनालिसिस रहेगा ना, उतना आपको फायदा होगा, कि आपको पता चलेगा आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। जैसे जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरी बहुत ज्यादातर गलतियां होती थी एनालिसिस एनालिसिस वाले पार्ट में। मैं एनालाइज नहीं कर, मेरे एनालिसिस थोड़ा गलत होता था। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट थिंग। तो नॉलेज की कमी नहीं थी मेरे को उस टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब। तो उसमें मेरे को पढ़ने से ज्यादा क्या जरूरी था कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझूं, राइट। तो वहां पे एक बार आप ध्यान दो कि आपको क्या क्या, जैसे अगर आप इसमें देखोगे, मेरे रिवीजन में 10 गलत हुए हैं, तो मेरे को रिवाइज करना है इस टाइम पे। यहाँ से ये पता चलता है कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, कहाँ पे मेरी गलतियां हो रही हैं। जैसे ब्लंडर का, जब मैं शुरू शुरू में टेस्ट लिखता था, मेरे 5-6 ब्लंडर होते थे, कि मैंने ए का बी कर दिया, नॉट नहीं पढ़ा, ऑप्शन में गलत गलत कर दिया। तो वो जब मेरे को पता चला कि इसमें इतनी गलतियां हो रही हैं, फिर उन पर ध्यान देना मैंने शुरू करा, कि भैया जब मैं 20 का मार्क करूँ, तो 20 का ही मार्क करूँ। तो थोड़ा इस पर ध्यान देना, वो फायदा करेगा। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर रिविजन, मीन्स इट डिफिकल्ट। सो इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, रात को आके टाइम मिलता होगा आपको, या वो भी थोड़ा वहां पे उस टाइम पे भी काम रहता है। अब देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा किसी ना किसी तरह, उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो हाउ टू टेक आउट टाइम, वो बात है।
जैसे जब मैं जॉब कर रहा था, मैंने 6 महीने जॉब करा है, तो उस टाइम में मैं क्या करता था, मेरा जॉब इतना हेक्टिक नहीं था, मैं पढ़ाता ही था, मैं क्लैट के लिए पढ़ाता था। तो वहां पे आई गेट टाइम कि मैं अपनी को जब मैं जॉब वहां पे जाता था कि कम से कम अखबार वहां पे कंप्लीट कर लूँ। तो 1 घंटा मेरा अखबार का वहां पे होता था, और 1 घंटा और निकाल के मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ। तो इतना मैं जॉब पे कर पाता था, और फिर वापस आके मैं रात को रिवाइज जो मेरे को पढ़ना है वो कर लूँ। और एक दिन से छुट्टी मिलती है, तो उसमें जो बाकी चीजें होती थी वो करता था मैं। तो ऐसा मेरा उस टाइम पे रहता था। बट हाँ, आई वुड एक्सेप्ट दिस कि मुश्किल तो होता है। मीन्स नोट्स और इनसाइट्स सीए, बच्चे दोनों। अभी आप इस बार का प्रीलिम्स लिखोगे शुभम? आप प्रीलिम्स लिखोगे इस बार का? अगर आप इस बार का प्रीलिम्स लिखोगे तो फिर तो अभी मेंस नोट से पहले प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अब 1 महीना ही बचा है, तो अब प्रीलिम्स पे अच्छे खासा फोकस करो। इनसाइट्स जो भी जोन से भी आप वेबसाइट फॉलो कर रहे हो, इनसाइट्स हुआ तो इनसाइट्स तो वो अच्छे से करो अभी। मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे एक भैया हैं, उनका वो 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि ही वाज ऐसे कॉन्फिडेंस में थे कि यार इतनी बार तो इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा। तो उन्होंने वो आखिरी का 1 महीना थोड़ा लाइटली ले लिया। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। और बच्चे या तो को वहां पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहां से थोड़ा, अगर छुट्टी मिल सकता है छुट्टी ले लो, 2 हफ्ते का फ्री से पहले, तो वो काम कर सकते हैं। अरे उज्जवल, इफ आई टेल यू दिस, मतलब थोड़ा इनफॉर्मली मैं बोल दिया। एंशियंट एंड मेडिवल अगर आप छोड़ भी दो, कंसीडरिंग द टाइम लिमिटेशन, दैट इज फाइन। क्योंकि एंशियंट एंशियंट एंड मेडिवल से इतना ज्यादा कुछ मेजर नहीं आता है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली एंशियंट छोड़ दो, फॉरगो कर दो, कंप्लीटली मेडिवल फॉरगो कर दो। आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 दिल्ली सल्तनत कौन सी हैं, मुगल्स की हायरार्की क्या है, थोड़ा उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जब आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होंगी ना, तो देयर विल बी सम क्वेश्चन जो आप डिस्पाइट नॉट स्टडिंग मेडिवल इंडिया आप आंसर कर पाओगे। तो अगर मैं जैसे यही बोल दूं कि बृहदेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट? अब अगर आपको सिर्फ टाइम पीरियड पता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छे से आर्ट एंड कल्चर सब आना चाहिए, सिर्फ टाइम पीरियड ही पता हो, उस बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब विद अ वेरी प्रिलिमिनरी नॉलेज। तो वो नॉलेज आपको, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन किसके बाद आया, किसका मेजर क्या फोकस रहा है, वो थोड़ा पता होना चाहिए। तो यू कैन स्किप मेडिवल हिस्ट्री। मैं भी अगर आपको बताऊं, मैंने मेडिवल हिस्ट्री की कोई बुक नहीं पढ़ी अभी तक। मैं 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, सीआईपीएफ में सेलेक्ट हो चुका, मतलब यूपीएससी के पेपर निकाले हैं मैंने, बट मैंने मेडिवेल की कोई बुक नहीं पढ़ी है, एंशियंट की कोई बुक नहीं पढ़ी है। आई हैव जस्ट डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग। और उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर अच्छा, मतलब आर्ट एंड कल्चर अगर आप कर लोगे तो मोटा मोटा मेडिवेल हो ही जाता है। मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। Guys, ask your doubt firstly. व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर सीसैट इंग्लिश पोर्शन? लोकेश, आई वुड से कि ये हर एक के लिए अलग डिफर करेगा। तो जैसे सीसैट है ना, तो मैं सीसैट बिल्कुल, मेरा मैथ्स रिलेटिवली अच्छा है। सॉरी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मैथ्स के क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे को श्योर शॉट पता है सही क्या है गलत क्या है। 40 क्वेश्चन मैथ्स और लॉजिक के करने के बाद फिर मैं इंग्लिश पे आता हूँ। अब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं, मतलब इंग्लिश में तो जैसा इंग्लिश की सीसेट की कुछ स्ट्रैटेजी है नहीं, वो तो प्रैक्टिस जितना करोगे। एंड सीसेट के 1-2 पेपर ही देना, अगर उसमें अगर अच्छे मार्क्स आ रहे, ज्यादा उस पर फोकस मत करना। अगर आपको लग रहा है उसमें डाइसी है सीसेट, तब मैं बोलूंगा फिर उस पर थोड़ा ध्यान देना।
फिर अगर आपको मैथ्स पे ध्यान है मैथ्स पे, इंग्लिश पे ध्यान है ना इंग्लिश पे, तो इंग्लिश का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। अब इंग्लिश में आते हैं पैराग्राफ ही तो आते हैं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से हो पाएगा। और अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो दैट वुड बिकम रिलेटिवली इजी फॉर यू। ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी तो नहीं है, अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिस कर लेना एंड एडिटोरियल पढ़ लेना। इन दो चीजों से इंग्लिश पोर्शन हो जाना चाहिए सी सेट के लिए। तो टेस्ट सीरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट आर बिट कॉस्टली, सो एनी सॉल्यूशन? बच्चे प्री टेस्ट सीरीज या मेंस टेस्ट सीरीज? उज्जवल, अगर आप प्री प्री की बात करो, देखो मतलब डोंट कोट मी एनीवेयर, बट प्री के प्री के टेस्ट जो है वो तो मार्केट में अवेलेबल है ही ना, वो ले लो। मैं ये नहीं कह रहा पूरी टेस्ट सीरीज खरीदो, बट मार्केट में तो अवेलेबल, आपको मार्केट में तो आपको टेस्ट मिल ही जाएंगे। एंड मैनी कोचिंग्स चाहती हैं बच्चे वहां से सामान खरीदे, क्योंकि उनका फिर वो प्रचार होता है, तो आप वो खरीद सकते हो। और कुछ नहीं तो जैसे इनसाइट्स है, आईएएस बाबा है, ये जो दो प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े, ये 60 डे प्लान, 75 डे प्लान ये निकालते हैं। इनमें 30-40 क्वेश्चन डेली के वो डालते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। मैं 60 डे प्रोग्राम करता था आईएएस बाबा का रेगुलरली, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर दो, तो अगर आप जैसे टेस्ट सीरीज का पूछ रहे हो, तो मैं पहला बोलूंगा मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट वुड बी मार्केट, सेकंड वुड बी आपका हो जाएगा फ्री, जो इनसाइट्स इनसाइट्स आईएएस ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 75 डे प्लान, ये वाले जो प्लान होते हैं। थर्ड आप प्रीवियस ईयर पेपर दो, तो ये इन पे आप फोकस कर सकते हो। और इस टाइम पे तो मैं बोलूंगा कि इस टाइम पे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना अच्छा रहेगा। मॉक टेस्ट पे थोड़ा फोकस लो और अच्छे खासे मॉक टेस्ट लिखो। मतलब जब आप पेपर लिख 10 तारीख हो ना, 10 तारीख से पहले आपने कम से कम 40 पेपर लिख देने चाहिए, मेरी ऐसी मानना है। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे 10 तारीख से पहले मेरे को 40 पेपर लिखने हैं, ये मेरा टारगेट है। सॉरी। चलिए, और कोई डाउट है क्या, और कुछ पूछना है क्या? मतलब डाउट तो नहीं है, और कुछ ऐसा पूछना है क्या? शुभम, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। हाउ टू क्विकली द मैप बेस्ड, अच्छा मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे करें? बच्चे वो मैप बेस्ड क्वेश्चन जल्दी तभी होंगे जब आपके दिमाग में मैप होगा। जितना अच्छा क्लियर आपके दिमाग में मैप होगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, राइट? तो वो आप कब कब आंसर कर पाओगे? यू नीड नॉट रिमेंबर दैट, आपको रटनी नहीं है कंट्रीज। बट अगर आपके दिमाग में मैप आ गया, ब्लैक सी की लोकेशन कहाँ पर है, उसके पास टर्की कहाँ पर है, यहाँ पे कौन सी रशिया कहाँ पे आता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट। हाउ टू क्विकली रिवाइज। अच्छा, मैप देख के।
मैप देख के, मैं तो गूगल मैप देख देख के कर लेता हूँ। तो जितना टाइम आप स्पेंड करोगे एक मैप के साथ, तो व्हाट मैंने क्या कर रखा था, मैंने अपनी दीवार पे इंडिया का और वर्ल्ड का मैप चिपका रखा था, तो उस पे रिवर्स हो गई, ये सब मार्क कर रखी थी। तो जब भी नजर पड़ती थी एक बार, दिख तो जाता ही था चीजें। तो मैप के जब जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छे आपको याद होगा, जितना अच्छा आपको दिमाग में छपेगा वो पिक्चर, उतने अच्छे से आप आंसर कर पाओगे मैप बेस्ड क्वेश्चन। मतलब अगर अब जनरली जैसे ऐसा हम बोलते हैं कि जब हम तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, अब तो नहीं बोलूंगा मैं, अब ये अब थोड़ा टाइम कंस्टेंट है, बट अगर आप कोई और अटेम्प्ट लिख रहे होते तो मैं बोलता कि जैसे कोई भी कहीं कोई भी रीजन आपने पढ़ा अभी, मान लो अभी पंजशीर वैली का बहुत नाम चल रहा है, तो लोकेट दैट ऑन गूगल मैप, या जो भी आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड का मैप है तो पंजशीर गूगल करो कहाँ पे, उसके आसपास का थोड़ा एरिया देखो, काबुल से डिस्टेंस देखो, इंडिया से डिस्टेंस देखो, फिर वखान कॉरिडोर कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें गूगल करते रहोगे तो पता चलता रहेगा, वो अपने आप दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। चलिए फिर अब शायद मीटिंग का भी टाइम हो रहा है, ये कंप्लीट होने को आया है। किसी का कुछ और डाउट नहीं हो तो वी विल रैप इट अप। चलिए, तो आई आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इन केस आपको कुछ और डाउट हो या आपको पर्सनली कुछ पूछना हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे वासु जैन करके मेरी आईडी होगी, मतलब टेलीग्राम पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर सर मेरे को सर बता देंगे। कुछ भी अगर आपको हो, कभी बात करना हो, फोन पे बात करना हो, वी कैन डू दैट। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। सर, एज ग्लोबल वार्मिंग इज कमिंग इन न्यूज, डिफरेंट एजेंसीज आर हाउ। बच्चे निमोनिक्स बना लो। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्लाइमेट चेंज इंडेक्स कौन निकालता है, तो अब थोड़ा निमोनिक्स बना लो। अच्छा, ग्रीन वॉच क्या है, जर्मन वॉच क्या है, वही वही निकाल, तो ऐसा कुछ कनेक्ट कर करके तो जितना आप कनेक्ट कर पाओगे ना एक दूसरे से अलग अलग चीजों को, तो तब याद रहेगा। देखो, ये चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपसे शुरू में एक बोला था, ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन निकालता है, ऐसे एक और रिपोर्ट है ग्लोबल लेबर लेबर रिपोर्ट है, लेबर इंडेक्स। तो अब दोनों बहुत रिलेटेड है, बट शायद दोनों अलग अलग निकालती है। ग्लोबल वेज निकालता है आपका ILO, लेबर निकालता है, और लेबर आपका शायद निकालता है WEP। तो यहाँ अ, तो यहाँ पे अब दोनों बहुत ही सिमिलर सिमिलर होती है, बट ये तो ऐसे याद करना बोलो, रटना बोलो, जो भी आपको बोलना हो, तो वो तो करना पड़ेगा। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। एंड हाउ टू डू बजट। अनुज, बजट के लिए सबसे अच्छी चीज है आप बजट स्पीच स्पीच पढ़ लो। बजट बजट स्पीच जब आप पढ़ोगे ना, आपको देखो, बजट स्पीच पहली बात तो बहुत ही अच्छे से लिखी होती है, उसमें हेडिंग्स दे रखी होती है। तो इफ यू रीड बजट स्पीच, तो सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें उसी में है ही है, वो कर लो, आपका बजट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई नई नई स्कीम आई है, कुछ किसी स्कीम में कुछ ज्यादा ऊपर नीचे करा है, वो सब मिनिस्टर अपनी स्पीच में बोलते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग टू कवर द बजट। तो जैसे मैं 3 4 साल से बजट कवर कर रहा हूँ, मैं अखबार, मैं पहले स्पीच पढ़ता हूँ, फिर अखबार में जो देखता हूँ ना, अखबार में कुछ इतना कुछ फायदे का नहीं होता है, उसमें एनालिसिस जरूर मिलेगा, बट फ्री के हिसाब से स्पीच इज द बेस्ट। बजट स्पीच कर लो बस, वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, 2 घंटे में हो भी जाएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।